गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लेफ्टिनेंट श्वेता गोस्वामी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में महात्मा गांधी की भूमिका के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे महात्मा गांधी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि एक तरह से हमारे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में जो जो महात्मा गांधी की भूमिका रही उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। लास्ट हम लोगों ने देखा था महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बारे में, जो कि 1920 से स्टार्ट हुआ था और 1922 में चोरा चोरी कांड के साथ में खत्म हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के 3 प्रमुख आंदोलन, जिसमें हम लोग पहला जो आंदोलन है हम लोग देखते हैं वो है असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन जो आपको याद रखना है? पहला है असहयोग आंदोलन। सेकेंड है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आपका जब भी कभी आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा जो है वो है आपको सबको पता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये तीनों में ही जो नेतृत्व बागडोर जो संभाली थी राष्ट्रीय आंदोलन की, वो किसने संभाली थी? महात्मा गांधी ने। तो भारत के गांधी जी के 3 प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलनों में से एक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था 1920 से और 22 में खत्म हो गया था। देखो, 1920 से 22 तक चलने के बाद में हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, जिसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे जो मेंबर्स थे उन लोगों ने बड़ी ही कड़ी आलोचना की थी कि एक वो टाइम था जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन सफलता की तरफ जा रहा था, और उसी टाइम एक हिंसात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है जो कि गांव से आई थी, जिसमें पुलिस थाने को आग लगा दी गई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, ठीक है। और चोरा चोरी वाला नामक स्थान पर पुलिस चौकी में जब 24 पुलिस को जिंदा जला दिया था, जो क्रांतिकारी थे, जो विद्रोही लोग थे उस टाइम में। तो इसी वजह से 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने अपने इस असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया था, जिसकी सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी कड़ी आलोचना की थी और एक तरह से अपना स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। और उस टाइम में महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने जो आंदोलन है उनको छोड़ते हुए रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दिया, जैसे कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, खादी पर ध्यान देना शुरू कर दिया, हाथ करघा है, अपना चरखा है, वहाँ से जो सूती वस्त्र है उनको काटना, बुनना। तो इन सारे रचनात्मक कार्यों से महात्मा गांधी ने सभी का दिशा निर्देश या निर्देशन किया। ओके, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्टिंग अगर हम देखते हैं तो ये 1930 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ होता है। और इससे जस्ट पहले हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा था। तो असहयोग आंदोलन जो है हमारा 1922 में खत्म हो चुका था। 8 इयर्स तक महात्मा गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तरह से रहा कि भारतीयों को स्वदेशी के लिए जो है मोटिवेट करे, उनका उत्साहवर्धन करे, और जितना ज़्यादा बहिष्कार वो विदेशी वस्तुओं का करेंगे, वो हर कार्यों में, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार में जितना ज़्यादा अपना ध्यान देंगे उतना ही स्वदेशी अपनाने पर भारतीयों का क्या होगा? एक तरह से मार्ग प्रशस्त होगा, प्रगति होगी। इस तरह से प्रोत्साहन चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा सेकेंड जो है वो टॉपिक रहेगा, महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन टिल हमारा टुवर्ड्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। सविनय अवज्ञा का मतलब ये होता है कि अभी तक तो हम लोगों ने क्या दिया था? असहयोग। असहयोग का सीधा सीधा मतलब होता है कि हमने आपका सहयोग करना बंद कर दिया। ये जो लड़ाई है वो किनके खिलाफ चल रही है? ब्रिटिश शासन के खिलाफ। किसके खिलाफ? ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ठीक है। और महात्मा गांधी के अगर हम लोग देखें तो इनका जो मेन हथियार थे वो ही सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह थे। क्लियर? तो ब्रिटिशर्स के विरोध में पहले असहयोग, हम आपका सपोर्ट करना बंद कर देते तो टाइटल्स दे दिए, टाइटल्स यानी उपाधियां जो है सभी ने अपनी दे दी थी, पुरस्कार दे दिए थे। उसके अलावा अवैतनिक जितने भी पद थे उनका त्याग कर दिया। जितने भी ब्रिटिशर्स द्वारा निर्मित स्कूल कॉलेजेस थे उसमें बच्चों ने जाना बंद कर दिया। तो सभी स्वदेशी को अपनाना, ये सारे असहयोग आंदोलन में हुए थे। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है सविनय यानी कि विनम्रता पूर्वक आपके द्वारा जो कानून बनाए हुए हैं उसे हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो सविनय अवज्ञा का मतलब है कि ब्रिटिश शासन में उस टाइम में हिंदुस्तान में जितने भी कानून चलते थे, जितने भी रूल्स रेगुलेशन चल रहे थे, हम उसकी क्या कर सकते हैं? हाथ जोड़कर या विनम्रता उसकी क्या करते हैं? अवज्ञा करते हैं। और आपने देखा होगा कि इसमें एक दांडी मार्च और नमक कानून, ठीक है, नमक जो है वो भी विदेशों से आया करता था और इंडियंस को नमक के ऊपर डबल कॉस्ट देनी होती थी और नमक बनाने पर पाबंदी थी। तो इसी को
वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। लेकिन हाँ, मोटा मोटा आपको याद रखना है कि विनम्रता पूर्वक जब किसी भी कानून की अवज्ञा की जाए तो इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। अगर देखें हम लोग तो असहयोग आंदोलन के पश्चात, ठीक है, इस एक तरह से बैकग्राउंड देखते हैं। असहयोग आंदोलन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संघर्ष चलता रहा और 1930 तक कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सरकार के सामने कई मांगे लिखी, लेकिन कांग्रेस की सभी मांगे ठुकरा दी गई। जनता के मन में अब यह बात थी कि सरकार कुछ करने के लिए मजबूर किया ही जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट, अब नेहरू रिपोर्ट क्या थी कि नेहरू जी ने भी रिपोर्ट दी थी, नेहरू जी ने भी कुछ डिमांड्स रखी थी, तो उसको भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद में कांग्रेस जो है निरंतर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत थी। नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया गया। 1930 में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान किया। सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत नमक कानून के उल्लंघन से हुई। उन्होंने समुद्र तट के एक गांव दांडी जाकर नमक कानून को तोड़ा, जहां तब बोला जाता है कि सारा देश जाग उठा, हर आदमी गांधी जी के नेतृत्व की राह देख रहा था। मार्च 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा अख्तियार की, जिसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च से हुई। इस प्रकार एक महान आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चला। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि असहयोग आंदोलन की क्या हो गई, असफल हुआ। असहयोग आंदोलन के बाद में 1930 तक जो भी कार्यक्रम रहा उसमें निरंतर सरकार जो है दमनात्मक भूमिका अपनाती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की कांग्रेस द्वारा क्या दी गई, गांधी जी को परमिशन दी गई। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कारण, प्रभाव, महत्व की शुरुआत कहां से हुई, कारण क्या थे, क्या क्या कार्यक्रम चलाए, देशी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन, सविनय अवज्ञा का प्रभाव क्या रहा, निष्कर्ष क्या है, और उसके रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो पढ़ेंगे। तो सविनय अवज्ञा में मोटा मोटा आपको देखना है कि इसकी शुरुआत आपको मैंने बैकग्राउंड में बताई दी, दांडी मार्च से हुई थी नमक कानून को तोड़कर, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या रहे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में दांडी मार्च था, द्वितीय चरण में इन्होंने स्वदेशी को हद से ज्यादा अपनाने के लिए बोला। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह का सिद्धांत सत्य तथा आत्मिक शक्ति पर बल देता है। इसकी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति सविनय अवज्ञा के रूप में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आप चाहे तो याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत के साथ में जो सबसे सुंदर कृति बताई है वो है सविनय अवज्ञा, कि हम आपके द्वारा बनाए हुए कानून को नहीं मानते। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम हिंसात्मक होंगे, हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आपके द्वारा बनाए हुए सभी कानूनों की क्या करते हैं, अवज्ञा करते हैं। असहयोग से तात्पर्य क्या था, देखो, असहयोग से तात्पर्य आवश्यक रूप से सविनय अवज्ञा से नहीं है, किंतु सविनय अवज्ञा निश्चित रूप से वर्तमान संस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष के लिए गांधी द्वारा प्रयुक्त पद्धति की आधारशिला थी। इसका अर्थ मात्र असहयोगी नहीं बल्कि राज्य तथा समाज के कानूनों का विरोध करना है। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन का सर्वाधिक क्रियाशील रूप है। दोनों का सार एक ही है, बुराई का अहिंसात्मक तरीकों से प्रतिरोध करना। यानी कि असहयोग और सविनय अवज्ञा का मेन जो अर्थ निकलता है सीधा यही निकलता है कि किसी भी बुराई का, आपने हमारे खिलाफ जो दमनात्मक कार्रवाई की है और जो शोषणात्मक कानून बनाए हुए हैं उसका अहिंसात्मक तरीके से हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं या फिर प्रतिरोध करते हैं। राजनीति में हम इसका अर्थ अन्यायपूर्ण कानूनों से उत्पन्न दोष और बुराइयों का विरोध करने से ले सकते हैं, परंतु इस शब्द का भी प्रयोग उस अंतिम दिशा में करना चाहिए जबकि वर्तमान कानूनों को मानना एक प्रकार से पाप बच जाए। तो क्या क्या कानून थे, क्या क्या रीजंस बन गए थे, हम देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई कि सन 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद 1930 में, यानी, और डेट भी आप याद रखना चाहो तो आप डेट याद रख सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले स्वाधीनता दिवस कब मनाया था, तो वो मनाया था 26 जनवरी 1930। इसी वजह से जब 26 जनवरी 1950 तक हमारा, यानी कि आप बोल सकते हो कि जब 1950 तक हमारा जब संविधान लागू हुआ, संविधान बनाया गया, तो उसे डिक्लेरेशन करने का, गणतंत्र करने का जो टाइम पीरियड था वो भी 26 जनवरी ही तय किया गया। यानी कि हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इसी दिन हमारा इंडियन
नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारा जो भारतीय संविधान है वो लागू हुआ था, गणतंत्र हुआ था। और ये डेट क्यों चूज की गई? क्योंकि 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी दिन शुरू हुआ। यह आंदोलन गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी की और पैदल यात्रा शुरू की। ये लाइन आपको याद रखनी है कि दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? 12 मार्च 1930 को। और गांधी जी ने ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से। कहाँ तक गए थे? तो आपको अच्छे से पता है कहाँ तक जाएंगे, दांडी तक। दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। गांधी जी और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के बाद बने नमक को उठाकर गांधी जी ने सरकारी कानून को तोड़ा। नमक के उत्पादन पर सरकार का पहले क्या होता था? एकाधिकार था, लेकिन किसी के लिए भी ये नमक बनाना गैर कानूनी था। नमक कानून को तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो इन शॉर्ट सविनय अवज्ञा क्या होता है? विनम्रता पूर्वक कानूनों का प्रतिरोध करना। सेकेंड चीज, इसकी शुरुआत दांडी मार्च से क्यों की गई? क्योंकि दांडी नामक स्थान पर समुद्री तट था, समुद्र तट के किनारे नमक बनता था। और उस टाइम तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किसी भी तरह का नमक पर एकाधिकार करा हुआ था। नमक बनाने का एकाधिकार केवल और केवल किसको था? ब्रिटिशर्स को था। और जिसका पुरजोर विरोध किया गया किसके द्वारा? गांधी जी और सभी इंडियंस के द्वारा। और ये जो नमक होता था, जो सॉल्ट होता था बच्चों, वो क्या होता था? बाहर से यानी विदेशी नमक को हमारे यहाँ पर अपनाया जाता था और उसको डबल कॉस्ट पे इंडियंस देते थे। इसी वजह से एक तो भूखमरी, एक अकाल, एक दुनिया भर का आप टैक्स लगा रहे हो और उसके ऊपर आप हमारे जो समुद्री तटों पर नमक बनाने का जो व्यापारी बनाते थे उसके ऊपर भी आपने क्या कर दिया? उनको भी आपने उसके ऊपर भी चेक मार्क कर दिया कि आप ये नहीं बना सकते। इसी वजह से नमक कानून को तोड़ने के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में सभी भारतीयों द्वारा चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक जन आंदोलन था। 1934 तक जारी रहा। यह गांधी जी के नेतृत्व में एक और अहिंसक आंदोलन था जो बिना किसी सफलता के समाप्त हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या था? देखो, तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपाल ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली से वेदराणी तक की यात्रा की। मतलब आप ये नोट करके लिख सकते हो कि जिस तरह महात्मा गांधी ने साबरमती से, कहाँ से? साबरमती से दांडी तक यात्रा शुरू की, वहीं पर दक्षिण भारत में, ये तो कहाँ सा एरिया, कौन सा एरिया? गुजरात। और इस साइड में तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी सेम दांडी यात्रा की तरह ही त्रिचनापल्ली से वेदराणी तक की यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। ये नोट कर सकते हो कि दक्षिण भारत में इस टाइप से किसने किया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे? ठीक है, 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, हमको जैसे हम लोग पढ़ ही रहे। इसका प्रमुख जो कारण थे वो पहला था साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। अब देखो, भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन, उस टाइम में याद रखना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण टाइम में भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। इनका नाम याद रखना। लॉर्ड इरविन को कई बार महात्मा गांधी द्वारा बोला भी गया था कि हम इस तरह का जन आंदोलन करेंगे। इसमें हम आगे देखेंगे कि 11 सूत्री मांगे जो है महात्मा गांधी द्वारा लॉर्ड इरविन के सामने रखी भी जाएगी। और यंग इंडिया के माध्यम से, यंग इंडिया एक पत्रिका थी जो किसकी थी? महात्मा गांधी द्वारा चलाई जाती थी। तो अपनी सारी डिमांड्स को यंग इंडिया के द्वारा महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन वायसराय ऑफ इंडिया के पास में पहुंचाया था, लेकिन फिर भी इसकी कोई प्रतिक्रिया, उचित प्रतिक्रिया या सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। अब साइमन कमीशन क्या था कि भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 8 नवंबर 1927 को घोषणा की कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय राजकीय कमीशन शीघ्र भारत आने वाला है। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इंपॉर्टेंट, साइमन कमीशन जो है इंडिया के शासन के बारे में बात करने आ रहा था, लेकिन देयर आर नो इंडियंस को इसमें कहीं पर भी मेंबरशिप नहीं मिली थी। यद्यपि इस आयोग को भारत के भावी
भावी संविधान के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। आप ये सोचो, भारत के ही संविधान के लिए जो प्रतिवेदन और प्रपोजल रखने आ रहे हैं उनमें एक भी इंडियन नहीं है। इसी वजह से साइमन कमीशन, गो साइमन, आपको पता होगा ये नारा भी लगाया था। इस कमीशन के सभी सदस्य पहली बात क्या थे? अंग्रेज थे। किस लिए आ रहे थे? भारत के भावी संविधान के लिए प्रतिवेदन प्रपोजल रखने के लिए आ रहे थे, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। साइमन कमीशन के भारत पहुंचने पर उसको काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे, गो बैक साइमन के नारे से स्वागत किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन के विरोध में एक विशाल जुलूस निकाला गया। पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठियों की वर्षा की गई, जिससे वे बहुत बुरी तरह से घायल हुए। 17 नवंबर और 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, क्योंकि एक तरह से क्रांतिकारी थे। इंडिया में, इंडिया की स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उन्होंने वास्तव में शहादत को उनको सलाम है कि लाला लाजपत राय केवल गो बैक साइमन, ठीक है, ये नारे के साथ में उसका विरोध कर रहे थे। उनके ऊपर जो ब्रिटिशर्स द्वारा लाठियों की वर्षा की गई, लाठियों बरसाई गई, उसमें बहुत बुरी तरह से घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लखनऊ में पुलिस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत पर भी लाठियां बरसाई। अंग्रेजों की दमनकारी नीति से गांधी जी को बहुत बड़ा प्रबल आघात पहुंचा। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड दी सिविल डिसओबीडेंस, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला रीजन जो रहा वो रहा साइमन कमीशन, ठीक है। सेकेंड जो है, आप देख सकते हो, मैंने एक जस्ट छोटा सा चार्ट लिया है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे? दांडी यात्रा प्रारंभ की। नमक बनाकर कानून का क्या क्या उल्लंघन किया? इनका एक ही चरण था, नमक बनाना। दूसरा था महिलाओं द्वारा शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना। अस्पृश्यता का त्याग, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, सारे देश में आरंभ और झारखंड तक के क्षेत्र पर भी इसका क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। तो ये जस्ट एक चार्ट है कि मेन क्या हुआ था। दूसरा रीजन देखते हैं, साइमन की रिपोर्ट से क्या हुई? निराशा। सेकंड जो कारण था वो ये था कि 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट से भारतवासियों को बड़ी निराशा हुई। रिपोर्ट में भारतीयों की औपनिवेशिक स्वराज की मांग की पूर्ण उपेक्षा की गई, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से सभी भारतीयों की डिमांड थी कि हमको पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे वो लोग, तो उसकी उपेक्षा की गई, यानी कि उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ। इसी प्रकार उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग भी क्या कर दी गई? स्वीकार कर। उत्तरदायी सरकार मतलब कि अब हमारी सरकार ही रहेगी और हमें संविधान भी दे दिया जाए, अपना संविधान निर्माण करने की परमिशन दे दी जाए, और हमारा जो स्वराज है वो हमें, यानी कि स्वतंत्रता की बात को भी इन्होंने दरकिनार कर दिया। उसके अलावा हमारा जो सरकार बननी चाहिए उसकी भी क्या कर दी? इसने अवहेलना कर दी। गांधी जी ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय कर लिया। 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट क्या था कि नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना। भारत सचिव लॉर्ड बकनहेड, कौन थे उस टाइम में? भारत सचिव लॉर्ड बकनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि यदि वो एक ऐसा संविधान तैयार करे जो भारत के सभी राजनीतिक पक्षों को स्वीकार करता हो। राजनीतिक पक्ष मतलब कि जो हर कम्युनिटी वर्ग द्वारा जो अपना पार्टी बनी हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर आप बोल सकते हो मुस्लिम लीग, उसके अलावा जो अलग अलग पक्ष है, तो उन सभी को अगर स्वीकार्य हो तो कांग्रेस ने इस चुना। भाई किसने दिए? ये लॉर्ड बकनहेड ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुनौती दी कि आप एक ऐसा संविधान तैयार करने में अगर सफल हो जाते हो जो सभी राजनीतिक पक्षों को स्वीकार हो। कांग्रेस ने चुनौती को स्वीकार किया और भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का क्या किया? गठन किया। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं करेगी तो वह अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। देखो, पहला था साइमन कमीशन, दूसरा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जो चीजें डिमांड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वतंत्रता स्वराज की बात की थी, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात की थी, उन सभी को दरकिनार किया। और तीसरा आपको बताया नेहरू रिपोर्ट, जो कि उन्होंने सभी राजनीतिक पक्षों को मद्देनजर बनाते हुए एक प्रपोजल बनाया था संविधान के लिए, उसको भी क्या कर दिया? इन्होंने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की मांग। ये रीजंस बन रहे हैं कि भाई सारी चीजें हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, आप उस डिमांड को क्या नहीं कर रहे हो? फुलफिल नहीं कर रहे हो। दिसंबर 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। 31 दिसंबर 1929 को अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया। कांग्रेस ने जनवरी यानी कि 26 जनवरी, ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमारा स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1950 को, सॉरी 1930 को। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारे गणतंत्र दिवस के तौर पर हम इसे मनाते हैं। इस अधिवेशन ने कांग्रेस को उचित अवसर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया? पारित कर दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, पांचवा रीजन था देश में अशांति और अराजकता। वो बट ऑब्वियस सी बात है, आर्थिक तंगी, आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय, देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही थी। बढ़ती हुई महंगाई के कारण मजदूरों में तीव्र असंतोष, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना अवश्यभावी था। ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए अनेक मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया। मेरठ षड्यंत्र मुकदमे में 36 मजदूर नेताओं को, ये मेरठ जो है बेचारे कुछ नहीं कर रहे थे, फिर भी इनको 36 मजदूरों को लंबी उम्र कैद की क्या दे दी? सजा दे दी, जिसके कारण मजदूर वर्ग में घोर असंतोष फैल गया। इस समय क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। 1929 में सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर सनसनी फैला दी। गांधी जी इन हिंसात्मक घटनाओं से बड़े चिंतित हुए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय कर लिया। देखो, आप सरदार भगत सिंह का तो नाम सुन सकते हैं कि हमने जो बम फेंके वो इसलिए फेंके क्योंकि सरकार जो है बहरी हो चुकी है और इनको अगर हमारी डिमांड पहुंचानी है तो इनकी आवाज को अगर तेज करना है, हमारी आवाज को तेज करना है, तो इनके कान जो काम नहीं करना बंद कर दिया है, तो उनको करने के लिए, उनको हमारी आवाज पहुंचाने के लिए हमने बम फेंककर एक चेतावनी दी है। ओके, तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस थे, उसके अलावा भी कुछ और रीजंस रहे हैं, तो वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।